हेलो स्टूडेंट्स, अब हम फाइनेंशियल अकाउंट वित्तीय लेखांकन में यूनिट 4 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 के अंतर्गत पहला टॉपिक है आपका गैर व्यापारिक संस्थाएं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और शॉर्ट में हम कहते हैं NPO। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लें। तो व्यापारिक मीन्स होता है ऐसी संस्थाएं जो वस्तु का क्रय विक्रय करती हैं और लाभ कमाने के लिए करती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं गैर, नॉन प्रॉफिट। इट मीन्स इसके अंतर्गत ऐसी संस्थाएं आती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो ऐसी सभी संस्थाएं जो कि वस्तु का क्रय और विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से न करके सेवा भाव के उद्देश्य से करती हैं, वे सभी संस्थाएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अंतर्गत आती हैं। मतलब दो चीजें हुई इसमें कि ऐसी सभी संस्थाएं जिनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, और दूसरा ये सभी संस्थाएं या तो सेवा के लिए कार्य कर रही हैं या फिर जो है किसी न किसी अपने सदस्यों की या उनकी मदद के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं? खेल संस्थाएं जितनी भी हैं, जितने भी क्लब होते हैं, बैडमिंटन क्लब, क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, ये सब इसमें आते हैं। शिक्षण संस्थाएं, स्कूल, कॉलेजेस, प्राइवेट, गवर्नमेंट जितने भी रहते हैं वे सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा धार्मिक जो संस्थाएं होती हैं वो सब इसमें आती हैं। इसके अलावा सामाजिक जो क्लब होते हैं, जैसे आपने रोटरी क्लब सुना होगा, लायंस क्लब, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। राजनीतिक क्लब्स, राजनीतिक पार्टी जो रहती हैं वो उनका जो हिसाब किताब रखा जाता है वो सब इसमें आएगा। इसके अलावा जो है आश्रम जितने रहते हैं सामाजिक उद्देश्य से, वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम, जितने भी NGO रहते हैं वह सब जो है वह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन सभी का उद्देश्य यदि आप देखेंगे तो क्या होता है, सदस्यों की, जैसे यदि हम स्कूल या कॉलेज की बात करें तो इनका उद्देश्य होता है बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, लाभ कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता है। ऐसी खेल संस्थाएं जो होती हैं तो इनका उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को खेल सिखाना, प्रॉफिट कमाना इनका सेकेंडरी उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने मीनिंग समझा, इसके आधार पर यदि हम विशेषताएं देखें तो पहला उद्देश्य क्या होगा, ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य सेवा कार्य होता है, लाभ कमाना नहीं होता है। प्रबंध, गैर व्यापारिक संस्थाओं का प्रबंध जो है जनरली आपने सुना होगा ट्रस्टी या फिर कमेटी के थ्रू किया जाता है। ठीक है, फिर प्रारूप, ये जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं इसका प्रारूप जो है, फॉर्म हम बोलें तो यह NPO रहता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रहता है, संस्था रहती है जो कि रजिस्टर्ड हो सकती है। फंड, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आय का मुख्य साधन, इनकम का मेन सोर्स सदस्यों के द्वारा दिया गया दान, फीस, चंदा, वह उनका फंड होता है। दान, फीस, चंदा, या हम बोले सदस्यता शुल्क, जैसे हम खेल जितने भी क्रिकेट क्लब्स होते हैं उनमें फीस ली जाती है बच्चों से, तो वह उसका फंड हो गया। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हम देखें, शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थी से फीस ली जाती है तो वह जो है उसकी आय का स्रोत हो गया। फिर लेखांकन, गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य चूंकि लाभ कमाना नहीं होता है तो इनके द्वारा लाभानी खाता और व्यापार खाता नहीं बनाया जाता है, इनके द्वारा बनाया जाता है प्राप्ति व भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या फिर आय व्यय खाता। आय और व्ययों का हिसाब चेक करने के लिए इनमें से कोई भी एक खाता जो है वह बनाया जाता है और साथ में चिट्ठा बनाया जाता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, अब गैर व्यापारिक संगठनों द्वारा हिसाब किताब रखने का उद्देश्य या आवश्यकता, ये जितने भी
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको अकाउंटिंग करने की क्यों जरूरत पड़ती है, लेखांकन क्यों करते हैं। तो पहला, दानदाताओं को आय व्यय का ब्यौरा देना। चूंकि इनकी आय का मेन स्रोत हमने देखा इनके सदस्यों के द्वारा दिया गया दान रहता है, फीस रहती है, तो जितने भी डोनेशन देने वाले व्यक्ति हैं उन सभी को यह जानना होता है कि उनके द्वारा जो दान दिया गया है और जिस उद्देश्य के लिए दिया गया है वह सही रूप से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उनको प्रॉपर जानकारी देने के लिए यह बनाया जाता है। फिर आय के अनुसार व्यय को संतुलित करना। जो जितनी भी आय इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कमाई जा रही है तो उसी रेशियो में व्यय हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आय के कंपैरिजन में व्यय ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज को चेक करने के लिए, जानने के लिए जो है अकाउंटिंग की जाती है। शुद्ध आय ज्ञात करना। यह संस्थाएं भी जो है जानना चाहती हैं कि इनकी नेट इनकम कितनी है, ताकि अगले वर्ष की जो है खर्चों की व्यवस्था हो पा रही है नहीं हो पा रही है। तो शुद्ध आय ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। फिर आयकर का निर्धारण। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इन्हें रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है। तो उस फाइल करने के लिए इन्हें अपने अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है। फिर आर्थिक स्थिति का ज्ञान। ये जो संस्थाएं क्लब होती हैं इनको भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जानना होता है, तो उसके लिए ये बनाते हैं। फिर संपत्तियों की जानकारी, कितनी एसेट्स है, जैसे क्रिकेट क्लब है या कॉलेज है या स्कूल है या फिर जो है कोई धार्मिक संस्था है, तो इन सभी को कितनी संपत्ति उनके पास है उसकी जानकारी देने के लिए, प्रदान करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो ये है आपका स्टूडेंट गैर व्यापारिक संगठन द्वारा हिसाब किताब रखने के उद्देश्य। अब हम बात करेंगे जो व्यापारिक संस्थाएं होती हैं, इट मीन्स जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जैसे कि कपड़े की दुकान वाले हुए, किराना दुकान वाले हुए, मेडिकल स्टोर्स हुए, ये सब क्या होंगे, व्यापारिक संस्थाएं कहलाएंगी। और गैर व्यापारिक संस्थाएं, ये हमने अभी समझा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो पहला डिफरेंस तो उद्देश्य का आ जाएगा, सिंपल सा। गैर व्यापारिक संगठन का क्या उद्देश्य होता है, सेवा, और व्यापारिक संगठन का क्या होता है, लाभ कमाना। ठीक है। शुद्ध परिणाम इसमें क्या आता है, गैर व्यापारिक संगठन में आय का व्यय पर आधिक्य। ठीक है, सरप्लस या डिफिशिट आता है, आधिक्य या कमी आता है। जो परिणाम होता है उसे हम सरप्लस या डिफिशिट बोलते हैं कि आय इतनी ज्यादा है या कम है। और हम जनरली व्यापारिक संगठन में जो परिणाम होते हैं वो क्या बोलते हैं, शुद्ध लाभ या हानि। ठीक है। पूंजी कोष, गैर व्यापारिक संगठन में पूंजी कोष कहाँ से इकट्ठा होता है, जो दानदाताओं के द्वारा डोनेशन दिया जाता है या सदस्यता शुल्क जो जीवन काल के लिए दिया जाता है उससे उनका पूंजी कोष बनता है। और व्यापारिक संगठन में व्यापारी के द्वारा लगाई गई पूंजी जो है वह पूंजी कोष बनता है। फिर लेखांकन विवरण, गैर व्यापारिक संगठन अपने अकाउंट मेंटेन करने के लिए क्या क्या बनाती है, आय व्यय खाता, प्राप्ति भुगतान खाता और चिट्ठा, ये बनाती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और व्यापारिक संगठन क्या बनाती है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा। तो इस प्रकार से गैर व्यापारिक संगठन और व्यापारिक संगठन में डिफरेंस यदि आता है तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अकाउंटिंग करने के लिए कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो उनके द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है जनरली तैयार किया जाता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये जो है ये पेशेवर व्यक्ति, जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, जैसे हम बात करें डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर, जो कि प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, वह भी अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। और एक है अपने पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाता। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो स्टूडेंट,
4 कॉलम रहते हैं इसमें। ये वाला कॉलम जो रहता है ये रहता है रिसीप्ट का, ये अमाउंट, ये है पेमेंट और ये है अमाउंट का कॉलम। ठीक है, ये प्राप्ति राशि, भुगतान राशि। और यहाँ पर जो है हम लिखते हैं प्राप्ति भुगतान खाता। जिस भी कंपनी का, जिस भी संस्था का हम बना रहे हैं उसका नाम, और यहाँ डेट लिखी जाती है कि हम किस डेट को यह अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉलम जो होता है हमारा प्राप्ति का होता है और ये वाला कॉलम जो होता है भुगतान का होता है। तो प्राप्ति के अंतर्गत यदि हम एक उदाहरण लें कि कोई क्लब है तो उसकी जो भी प्राप्ति रहेगी, मतलब प्राप्ति सबसे पहले यहाँ पे आता है रोकड़ शेष, मतलब पिछले साल का यदि कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वह सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद साल भर में जितनी भी प्राप्ति हुई है, उस ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी प्राप्ति हुई हो, चाहे वह रेवेन्यू नेचर की हो, आयगत नेचर की हो या कैपिटल नेचर की हो, पूंजीगत नेचर की हो। जैसे कि सदस्यों से फीस मिली वो हमने लिख दी, जो क्लब था उसका भवन था उसका किराया मिला वो हमने इसमें लिख दिया। तो यहाँ पर प्राप्ति भुगतान खाते के अंतर्गत जितना भी अमाउंट प्राप्त हुआ है, भवन का किराया मान लो आपको पुराना गत वर्ष का मिला हो, आगामी वर्ष का मिल गया हो या करंट ईयर का मिला हो, सब लिख लेते हैं। ऐसे किसी भी इनकम के संबंध में, जैसे फीस है, चंदा है, सब्सक्रिप्शन, यह भी आपको किसी भी वर्ष का प्राप्त हुआ है वह सारी इनकम लिख लेते हैं। अर्थात इसके अंतर्गत यह डिफरेंस नहीं किया जाता है कि आय इस वर्ष से संबंधित है या नहीं है। हमें यदि 10 साल पुरानी भी कोई इनकम हमारे इस वर्ष में प्राप्त हुई है तो हम उसकी भी एंट्री कर लेंगे। पूंजीगत प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति जो कैपिटल नेचर की है, जो बार बार नहीं होती है। उदाहरण के लिए जीवन सदस्यता शुल्क, जीवन सदस्यता शुल्क यदि प्राप्त हुआ है, लाइफ टाइम मेंबरशिप, तो वो हम इसमें लिख लेते हैं। फिर कोई विशेष दान प्राप्त हुआ है तो वह भी पूंजीगत प्राप्ति है। तो इट मीन्स प्राप्ति भुगतान खाते के अंतर्गत हम यह डिफरेंस नहीं करते हैं कि जो प्राप्ति है वह पूंजीगत है या आयगत है, सभी प्रकार की प्राप्तियों का हम लेखा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये वाला साइड है भुगतान का। तो भुगतान मतलब किसी भी प्रकार का भुगतान, किसी भी वर्ष से संबंधित भुगतान हो। यदि जो है यहाँ मैं वेतन लिख रही हूँ तो वेतन का भुगतान होना चाहिए। यदि वेतन अदत्त है, नहीं चुकाया है, अभी अनपेड है, तो उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। यदि कोई इनकम अप्राप्त है उसकी एंट्री हम नहीं करेंगे। यदि कोई इनकम अर्जित है लेकिन प्राप्त नहीं हुई, उसकी एंट्री नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन ह्रास की एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे। इन सब की एंट्री हम क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह नगद प्राप्ति नहीं है। ठीक है, इट मीन्स हम जो है प्राप्ति भुगतान खाते में यदि देखें तो पहले की ये वास्तविक खाता है, रियल है, अकाउंट है। यह शीर्षक आता है इसके अंतर्गत। प्राप्ति भुगतान खाता जिस भी कंपनी का है और दिनांक आती है। सबसे पहले प्रारंभिक शेष लिखा जाता है। पिछले वर्ष की जो भी रोकड़ है उसका बैलेंस जो है हम डेबिट में लिखते हैं। पक्ष, इसमें 2 पक्ष होते हैं, एक होता है डेबिट वाला प्राप्ति और क्रेडिट वाला भुगतान। नगद भुगतान व नगद प्राप्तियां, इसके अंतर्गत केवल जितनी भी राशि नगद प्राप्त हुई है और जितनी भी राशि नगद भुगतान की है उसकी एंट्री की जाती है। अदत्त व्यय व अर्जित आय पर विचार नहीं। ये हमने देखा, अदत्त हो, अनपेड हो, पैसा नहीं दिया है, अप्राप्त हुआ है, डेप्रिसिएशन जो है, इन सब की एंट्री इसमें नहीं की जाती है। अन्य कोई भी समायोजन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता है। और अंत में जब इसका शेष निकाला जाता है तो जो शेष है वो इस साइड आएगा आपका और उसको हम बोलेंगे रोकड़ शेष।
जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा ये हमारा क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब क्या, जो हम टोटल करके घटाएंगे, इधर का टोटल करके इधर के टोटल में घटा लेंगे तो जो शेष आएगा वह कहलाता है बैलेंसिंग फिगर। तो वह क्या कहलाएगा, अंतिम रोकड़ शेष। तो इस प्रकार से प्राप्ति भुगतान खाते का जो है प्रारूप होता है। तो यदि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में कोई दिया हो तो बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाकर आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो जो भी प्राप्ति हुई है किसी भी वर्ष से संबंधित हो आप डेबिट में लिख लीजिए, रोकड़ शेष जो है वो सबसे ऊपर लिख लीजिए, और भुगतान में जैसे उसने कार खरीदी, उसने भवन खरीदा, उसने पुस्तकें खरीदी, उसने वेतन चुकाया, उसने किराया चुकाया, इस प्रकार के जितने भी खर्चों में उसका पैसा जा रहा है वो आप इस तरफ लिख लीजिए, और इधर के टोटल में से इस टोटल को घटाकर आप ये लिख दीजिए। और क्या क्या नहीं लेना है, तो जितने भी समायोजन दिए हैं जिसमें नगद भुगतान नहीं हो रहा है वह, जैसे अग्रिम यदि आपको प्राप्त हुआ है तो वहां नगद प्राप्त हुआ है तो उसकी एंट्री कर लोगे। आपने कोई खर्च अग्रिम चुका दिया है, एडवांस पेमेंट, प्रीपेड जिसको बोलते हैं पूर्वदत्त, चूंकि पैसा जा रहा है तो उसकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अदत्त है, देना बाकी है, जिसमें पैसों का लेन देन नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी एंट्री जो है इसमें नहीं होगी। तो यह होता है आपका प्राप्ति भुगतान खाता। और विशेषताएं लिखने को आती हैं तो आप इस प्रकार से इसी से विशेषताएं बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आय व्यय खाते की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आय व्यय खाता जो है हमारा जैसा लाभानी खाते में हमारी एंट्री होती है उस टाइप से होता है। इसमें भी इसकी भी विशेषताएं आपको लिखनी है, तो इसमें भी सबसे पहले शीर्षक लिखा जाता है आय व्यय खाता, किस कंपनी का बना रहे हैं हम, किस संस्था का बना रहे हैं उस संस्था का नाम आएगा, और यहाँ पर हम जो है जिस वर्ष के लिए बना रहे हैं उस वर्ष को लिखा जाता है। दिसंबर है तो 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। और यहाँ पर जो रहता है यह रहता है व्यय राशि, आय राशि। देखिए यहाँ पर जितनी भी इनकम है वो हम डेबिट में लिख रहे हैं, लेकिन ये चूंकि आय व्यय खाता है तो व्यय हम डेबिट में लिखेंगे। ये हमारा डेबिट पक्ष है और ये हमारा क्रेडिट पक्ष है। ठीक है, इसके अंतर्गत अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला, इसके अंतर्गत एक वर्ष से संबंधित सभी आय का, एक समयावधि से संबंधित सभी आय का लेखा करते हैं, समयावधि से संबंधित, और जो कि रहती है जनरली 1 वर्ष। देखिए यहाँ पर हमने देखा था कि समय का कोई बाउंडेशन नहीं था, 10 साल पुरानी इनकम भी मिली तो हमने लिख ली, लेकिन इसमें जो है हम समयावधि का विशेष पालन करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें पूंजीगत आय और व्यय नहीं आते हैं, पूंजीगत आय और व्यय नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे कार खरीदी तो कार खरीदी नहीं आएगा इसमें आय व्यय खाते में, लेकिन कार खरीदी प्राप्ति भुगतान खाते में आ जाएगा। तीसरी चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है कि समायोजन जितने हैं, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, अदत्त, अप्राप्त, डेप्रिसिएशन, संचय बनाया, उनका लेखा जो है यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो अब यदि हम इसके फॉर्मेट को समझें तो सबसे पहले क्रेडिट में हम लिखेंगे इनकम, आय। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की आय जो है जनरली चंदा, सब्सक्रिप्शन या फीस से होती है, तो फीस में हम पूरे 1 साल का लिखेंगे। जो भी हमारा वर्ष है उस वर्ष के पूरे 1 साल का, फिर यदि मान लीजिए उसमें से 20,000 रुपये अभी प्राप्त हो गए हैं और 10,000 रुपये नीचे समायोजन में लिखा है कि अप्राप्त हैं, तो वो भी हम ले लेंगे। और यदि ऐसा लिखा है कि 5,000 रुपये अगले वर्ष के हैं तो इसको हम घटा देंगे। ठीक है, इट मीन्स हमें आय व्यय खाते में केवल एक वर्ष, मतलब एक पर्टिकुलर समयावधि से संबंधित लेखा करना है। तो ये हमारा 1 साल का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम चंदा जो है हमारे वर्ष का लिखेंगे। और भी प्राप्तियां जो है, किराया प्राप्त हुआ वो हम लिख लेंगे, लेकिन इसमें पूंजीगत प्राप्तियां नहीं आती हैं, ध्यान देना, पूंजीगत प्राप्ति। अब पूंजीगत प्राप्ति में क्या हो जाएगा, वो नहीं आती हैं।
कौन कौन सी, विशिष्ट दान, कोई विशेष उद्देश्य के लिए दान दिया गया है तो वो कहाँ जाएगा, आपका चिट्ठे में जाएगा, इसमें नहीं आएगा। या फिर लाइफ टाइम मेंबरशिप, जीवन सदस्यता शुल्क, इसके संबंध में कुछ राइटर्स का ये कहना है कि इसमें लेना चाहिए, तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, यह भी इसमें नहीं आएगा। तो पूंजीगत प्राप्तियां जो है आय व्यय खाते में नहीं आती हैं, इसमें आती हैं। ठीक है, अब ये इनकम की साइड हो गई। हम जो है इस साल से संबंधित सभी आय को इसमें लिख लेंगे, चाहे वो प्राप्त हुई हो चाहे नहीं हुई हो। सेम यहाँ पर हम लिखेंगे सारे खर्चे। तो एक्सपेंडिचर में हमें केवल आयगत खर्चे लिखना है जो डेली रूटीन के बिजनेस से संबंधित हैं, रोज होते हैं, मतलब प्रतिदिन होते हैं। जैसे कार खरीदी नहीं आएगा, बुक्स खरीदी नहीं आएगा, भवन खरीदा नहीं आएगा, ये कभी नहीं आएंगे क्योंकि ये पूंजीगत खर्चे हैं। लेकिन इन सब पर डेप्रिसिएशन जो है वह आ जाएगा। तो आयगत खर्चों में हम क्या लिख सकते हैं, वेतन, टेलीफोन का व्यय, ठीक है, और आ सकता है हमारा चुकाया गया किराया और स्टेशनरी, ये सब जो है हमारे डेली रूटीन के खर्च हैं, ये आ जाएंगे। अब यदि आपको दिया है कार खरीदी, तो स्टूडेंट ध्यान देना, आय व्यय खाते में कार खरीदी नहीं आता है। ठीक है, कार खरीदी नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, कार पर डेप्रिसिएशन, कार का ह्रास। इसकी दर आपको समायोजन में जरूर दी रहेगी। ठीक है, ऐसे भवन खरीदा दिया है, तो भवन खरीदा दिया है तो वो नहीं आएगा क्योंकि ये कैपिटल नेचर का भवन हम रोज रोज नहीं खरीदते हैं, तो वो नहीं आएगा। लेकिन भवन पर ह्रास जो है आपको लगाना रहेगा, जिसकी रेट आपको नीचे दी रहेगी। तो इस प्रकार से आपको सभी प्रकार के रेवेन्यू नेचर के खर्चे जो है वह लेना है। अच्छा, इसके संबंध में यदि आपको कुछ अदद देना बाकी है, उदाहरण के लिए ऐसा दे दिया कि वेतन 10 माह का 20,000 रुपए चुकाया, तो हमें जो एंट्री करनी है वो पूरे 1 वर्ष के लिए करनी है। तो 10 माह का चुकाया, तो 2 माह का वेतन जो है हम क्या लिख के, अदद, आउटस्टैंडिंग, देना बाकी 2,000 रुपए लिखकर जो हम वेतन कितना लिखेंगे, 22,000 रुपए। तो ऐसे किसी भी एक्सपेंडिचर के संबंध में यदि आपको कुछ देना बाकी लिखा है, अप्राप्त लिखा है, तो उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। सभी समायोजन का लेखा जो है हम आय व्यय खाते में करते हैं। ठीक है, और फिर अंत में जो है हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो बैलेंस दोनों साइड में से किसी भी साइड आ सकता है। यदि आय का टोटल ज्यादा आ रहा है तो उसे हम कहेंगे कि आय का व्यय पर आधिक्य, मतलब सरप्लस है। और यदि व्यय का टोटल ज्यादा आ रहा है इसके कंपैरिजन में, तो बैलेंस हमारा यहाँ पर निकलेगा और उसे हम क्या कहेंगे, व्यय का आधिक्य। ठीक है, उसे कहते हैं डिफिशिएट, कमी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यदि आपको इसकी विशेषताएं आती हैं तो आप लिख सकते हैं। यस, अब इसके साथ आपको इन दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है। तो आपको मीनिंग समझ में आया तो आप डिफरेंस इसमें इजीली बना सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाते में अंतर यदि आता है तो इसमें केवल नगद प्राप्तियों और नगद आय की का लेखा किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक समयावधि से संबंधित आय और व्ययों का लेखा किया जाता है। और क्या लिख सकते हैं, इसमें पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्ययों का लेखा किया जाता है। इसमें पूंजीगत आय और पूंजीगत प्राप्तियों का लेखा नहीं किया जाता है। इसमें समायोजन का लेखा नहीं किया जाता है, इसमें समायोजन का लेखा किया जाता है। इसमें प्रारंभिक रोकड़ शेष लिखी जाती है डेबिट में, इसमें प्रारंभिक रोकड़ शेष का कहीं लेखा नहीं होता है। इसका शुद्ध परिणाम रोकड़ अंतिम शेष होता है। इसका शुद्ध परिणाम क्या होता है, आय का व्यय पर आधिक्य। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हमें मीनिंग समझ में आ जा रहा है तो हम इसके बीच में यदि डिफरेंस आता है तो वह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है स्टूडेंट हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता और आय व्यय खाता। और अंतर जो है आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए इसका।